नमस्कार। एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्तिका। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली। शाहिद अली साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। ये आपने एक पीआईएल दायर की है जो कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने करीब 3,280 तबलीगी जमात के मेंबर्स को उनके क्वारंटीन की मियाद पूरी होने के बाद भी लगभग 40 दिन के बाद भी क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है। और इसके लिए आपको सबसे पहले मैं ये सवाल जानना चाहूंगी कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों आपको जरूरत पड़ी पीआईएल दायर करने की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाइडलाइंस फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटीज कोविड-19 है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं। इसके मुताबिक क्वारंटाइन इंसान को उसके घर में करवाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर्स बना सकती है, गवर्नमेंट की पावर है। अगर कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर में ही भेजा जाएगा तो 14 दिन की उसकी मियाद है। 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्वारंटाइन को भी डिफाइन किया गया है, क्वारंटाइन क्या है और क्वारंटाइन किन लोगों का होगा। क्वारंटाइन उन लोगों का होगा जो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, टू एसरटेन कि इनको को संक्रमण नहीं हो गया है। वो ये जो कोविड-19 है 14 दिन के अंदर उसका असर आ जाता है, इसलिए 14 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने इसकी मियाद रखी है। तबलीगी जमात के लोग जब 31 मार्च को तबलीगी जमात के मरकज को खाली करवाया गया तो वहां से तकरीबन 1,500 लोगों को डिफरेंट दिल्ली में तबलीगी जमात ये क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया। इनको होम क्वारंटाइन नहीं भेजा गया, इनको भेजा गया कम्युनिटी का जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर। अब वहां पर जो इसकी मियाद है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है भारत सरकार की, वो 14 दिन के लिए कहती है, लेकिन इनको अभी आज तकरीबन 40 दिन हो गए, अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया। हमने 5 तारीख को बेसिकली हमने पिटीशन तैयार की थी, इसकी आपके पीआईएल हमने तैयार की थी कि इन लोगों को दिल्ली सरकार छोड़े और इनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, क्योंकि 14 दिन से जो बियॉन्ड पीरियड है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जो कि पनिशेबल है। क्या इन लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं? मैं वही बता रहा हूं आपको कि इन लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट है 14 दिन के अंदर जिनकी भी जो टेस्ट हुए उनके सबके टेस्ट आए नेगेटिव, उसके बाद में भी दोबारा टेस्ट हुए उनके भी नेगेटिव आए। इसमें अच्छा खासे लोगों के 3 बार टेस्ट हो चुके हैं, उन सबके नेगेटिव आ चुके हैं। कुछ लोगों के तीसरी बार करवाए ही नहीं गए हैं। देखिए 14 दिन का पीरियड, ये जो आप बात कर रहे हैं कितने बार टेस्ट उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जब आप गाइडलाइंस पढ़ते हैं गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर उनके टेस्ट होंगे। आपने 2 टेस्ट करवाए, 3 टेस्ट करवाइए, आप 14 दिन के अंदर टेस्ट करवाएंगे। लेकिन इन वाले मसले में जो तबलीगी जमात के लोग हैं, इनके 14 पिछले शुरू के 14 दिन में सिर्फ 1 टेस्ट करवाया गया, बाद के 14 दिन में 1 टेस्ट करवाया गया, और जो उसके बाद का पीरियड यानी तीसरा जो क्वारंटाइन सेंटर का टर्म चल रहा है, ये 14 दूनी 28, 14 42, ये तीसरा टर्म भी कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें भी इन्होंने तकरीबन बहुत सारे लोगों के 3rd टेस्ट करवाए, लेकिन सारे लोगों के नहीं करवाए हैं। तो ये जो चीज है, ये बियॉन्ड 14 डेज का पीरियड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 341 आईपीसी। इसलिए हमने पीआई लगाने की हमें जरूरत महसूस हुई कि जब गाइडलाइंस कहती है कि 14 दिन का पीरियड है, आपने उससे ज्यादा इनको कैसे रखा हुआ है, और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो फिर आप इनको किस तरह से रख रहे हो। और आपने क्वारंटाइन सेंटर में कितना बुरा हाल करके रखा कि 2 लोग सुल्तानपुरी में भूख से आपने मार दिए, यानी कि जो प्रशासन है जिसके हाथ में वो जिम्मेदारी थी, 2 लोग भूख से मर गए, उनको शुगर थी। देखिए ऐसा है, कानून के अंदर एक चीज है कि गवर्नमेंट कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो उसमें एफआईआर होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन जो ये 2 लोग जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी डेथ हुई, उसमें ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही। तो इसलिए हमने अपनी कोरोना वायरस रिपोर्ट क्या कहती हैं? जिनकी डेथ हुई उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? उनकी कोरोना, वो क्वारंटाइन में थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उनको संक्रमण नहीं था, वो क्वारंटाइन में थे जैसे बाकी 3,280 लोग हैं क्वारंटाइन में। हम बात कर रहे हैं, हमारा मुल्क कानून से चलता है। जब हमारा मुल्क कानून से चलता है तो यहाँ पर कानून की अवहेलना क्यों? किसी का कस्टडी में इंतकाल हुआ है, क्वारंटाइन सेंटर में इंतकाल हुआ, डेथ हुई है, एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इसमें बुरा क्या है? किसी गलती है तो आ जाएगी सामने, नहीं गलती है तो बस बरी हो जाएंगे, एफआईआर क्लोज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें हमने जो मांग की है कि इनको 14 दिन से ज्यादा आपने कैसे रखा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, इसलिए जिन लोगों ने ये किया उनको सजा देने का काम किया जाए। हाई लेवल कमेटी इसमें बने, ऑनरेबल कोर्ट बनाए, उसकी इंक्वायरी करें कि आखिर तबलीगी जमात के लोगों के साथ में ये दूसरे तरह का व्यवहार क्यों किया गया है, इनको आपने बियॉन्ड 40 डेज क्यों रखा है,
आप कोई जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिएबल रीजन बताइए। गाइडलाइंस तो नहीं बताती है सब चीजें। तो आपके पास ऐसा कौन सी चीज है जिसकी बेस पे आपने इनको रोक रखा है? लगातार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी रोका हुआ है। ये हमारे सामने आया कैसे मामला? एक इब्राहिम साहब हैं, सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में बंद है। उन्होंने वहां से बाकायदा चिट्ठी लिखी एलजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, तमाम अथॉरिटीज को उन्होंने चिट्ठी लिखी। उसकी एक कॉपी उन्होंने हमें ही भेजी। उस कॉपी में जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है कि हमारे 2-3 दिन बाद टेस्ट हो गए हैं और हमें फिर भी नहीं छोड़ा जा रहा है वहां से। ये बहुत दुखद बात है। और अभी एक वीडियो और आई है इन्हीं इब्राहिम साहब की, उसमें बड़े विचित्र उन्होंने बात बताई है और बहुत दुखदाई भी है। वो ये है कि उनके क्वारंटाइन सेंटर में, यानी क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को रखा गया जिनको बीमारी नहीं है। वहां पर उनके क्वारंटाइन सेंटर में कुछ कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज है उनको भी लाके रख दिया गया है। जी, ये कितने दुख की और शर्म की बात है। जी। तो आपने बात की कि यहाँ पे जो निजामुद्दीन के मरकज से जुड़ा हुआ मामला जब दिल्ली में कोरोना वायरस का सामने आया था और काफी स्टेट्स में कहा गया कि जो निजामुद्दीन के मरकज से जुड़े हुए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, क्योंकि एक कम्युनिटी से ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से ये फैलता है। लेकिन अब जब ये 1500 लोग जो मरकज से, निजामुद्दीन मरकज से जिनको क्वारंटीन किया गया था, वो लोग और उनके कांटेक्ट में आने वाले बाकी लोगों को जब दिल्ली के जो ये 13 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स हैं उसमें रखा गया, इस तो एक कुल मिला के फिलहाल 3280 तबलीगी जमात से जुड़े हुए तबलीगी जमात के लोग और उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग में सामने आए हुए लोग हैं जिनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रखा हुआ है। इसमें आपने 2-3 बातें काफी अहम कही कि एक तो इलीगल डिटेंशन, जो आपने रॉन्गफुल डिटेंशन आपने जो कहा, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट जो आपने कहा कि करके रखा गया है, और उन लोगों के टेस्ट भी जिनके नेगेटिव आए हैं उनको भी वहां से रिहा नहीं किया जा रहा है। और तीसरी बात, जो ये सुल्तानपुरी सेंटर है जिसकी खास तौर से आपने बात कही, जहां पे करीब 734 लोग करीब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और वहां उन लोगों को रखा गया है जिनके टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। लेकिन वहां कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों को लाके रख दिया गया है। तो क्या वहां पे जो पॉजिटिव लोगों के साथ में अब जो पहले से वहां पे जिन लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, उनका क्या कहना है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो वहां पे उस माहौल में? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग लाके रख दिए गए हैं, जो कि इब्राहिम साहब ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है, उन लोगों के संपर्क में ये लोग आएंगे जिनकी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई है, तो इनको भी कोरोना वायरस होगा। ये तो हर आदमी जानता है कि ये संक्रमण फैलता है एक दूसरे टच में। यही तो केजरीवाल साहब ने 17 मार्च को किया था। 17 मार्च को तेलंगाना में 3 लोग तबलीगी जमात के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आई कि वो तबलीगी जमात दिल्ली से आए हैं और ये रिपोर्ट बाकायदा पूरी हिंदुस्तान की मीडिया में चली। तो तबलीगी जमात के ये लोग थे, केजरीवाल साहब को ये बात पता थी, तो फिर कोरोना ये तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन क्यों नहीं करवाया गया 17 मार्च को ही? तबलीगी जमात मरकज को खाली क्यों नहीं करवाया गया 17 मार्च को ही? तबलीगी जमात के लोगों को लिए वहां पर डॉक्टर क्यों नहीं भेजा गया 17 मार्च को ही? और जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया ये लॉकडाउन, वहां पर फिर पास भी नहीं दिया। तो बेसिकली जब केजरीवाल साहब को ये पता थी कि यहाँ पर कुछ लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, तो बाकी लोगों को उनके साथ में बंद करके रख दिया गया 31 मार्च तक। तो क्या केजरीवाल साहब यही चाहते थे कि सब लोगों को संक्रमण हो जाए? और उसी नीति के तहत शायद अब ये करा गया है सुल्तानपुरी में। तो जैसे पहले केजरीवाल साहब ने एक फॉल्स एफआईआर करवाई कि साहब संक्रमण फैला दिया गया, संक्रमण को एक विकराल और विराट रूप दे दिया गया, एग्रीवेट कर दिया उस बीमारी को, एफआईआर करवा दी। तो क्या फिर यही करवाना चाहते हैं कि जिन लोग 40 दिन हो गए वहां क्वारंटाइन सेंटर में, अब जब हमारी पीएल जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपने वहां पर पॉजिटिव लोग भेज दिए ताकि लोग रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाओ, फिर आप इनको इंडेफिनिट पीरियड के लिए रखते हैं वहां पर। तो क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है? क्या हमारा आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सबको हक नहीं देता अपने अपने मजहब के साथ, अपने मजहब की आजादी के साथ रहने का? आप मजहब मानो न मानो आपकी मर्जी की बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप किसी को भी मजहब के आधार पर या मजहब के ना मानने के आधार पर घृणा नहीं कर सकते, एक तरह का नैरेटिव नहीं चला सकते। आप 2 कानून अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, एक ही कानून इस्तेमाल होगा। हमने अपनी पिटीशन में यह भी कहा है कि जितने भी लोग हैं जिनको भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, दे ऑल फॉर्म ए क्लास।
a particular class. Therefore, equal treatment should be given to them all. अब इक्वल ट्रीटमेंट जमातियों को अलग मिल रहा है, इनको अलग मिल रहा है, बाकी लोगों को ऐसा कैसे होगा? ये तो हमारे मुल्क का संविधान नहीं है, कानून नहीं है जी। तो किस तरीके का अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है अगर आपसे सवाल किया जाए? देखिए, बड़ी सिंपल सी और सीधी सी अल्फाजों में बता रहा हूं मैं आपको। तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा रहा है। 3 रिपोर्ट नेगेटिव करने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है जी। अभी तो अभी वहां से द्वारका क्वारंटाइन सेंटर से एक वीडियो आई। एक साहब है, उनकी बीवी वहां पर, दोनों क्वारंटाइन सेंटर में हैं और वो इस कदर जारो कतार रो रहे हैं। अगर आप उनकी सुन लें कि किस तरह का उनके साथ बिहेवियर हो रहा है, तो जिसके अंदर भी जरा सी भी इंसानियत है वो भी रो पड़ेगा। इस तरह का उनके साथ में बिहेवियर हो रहा है। क्या कहा उन्होंने उस वीडियो में? उन्होंने, आप उसको जरा खुद सुनिएगा। जो मैं अपने अल्फाज, मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है बयान कर सकूं उनके दर्द को, उनके दुख को। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर है, तो आप 14 दिन से ज्यादा आप कैसे रख रहे हो डेफिनेट पीरियड के लिए उनको? देखिए, आप क्वारंटाइन सेंटर या जेल या कोई भी ऐसी चीज आप चाहें उसको वहां पर तमाम दुनिया की जन्नत बना दीजिए, स्वर्ग बना दीजिए आप, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो जेल हो जाती है, और जेल से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं होती है। सेक्शन 341 आईपीसी में भी यही कहा गया है कि जब आप उन्हें एक हद से बाहर ना निकलने दें, तो जब 14 दिन के कोई पीरियड है, 14 दिन के पीरियड में उनका एक्सपोज नहीं हो रहा है कि उनको कोरोना वायरस नहीं है, ये रिपोर्ट आ रही है, फिर आप 14 दिन से बढ़ा के उनको 40 दिन तक ले जा रहे हो जी। कितना बड़ा इनह्यूमन है ये, इनह्यूमैनिटी है ये जी। कितना बड़ा वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का ये जी। के जो एक्टिविस्ट हैं कहाँ हैं? क्यों बात नहीं कर रहे इसके ऊपर? क्यों मीडिया इस पर बहस नहीं करवा रही, डिबेट नहीं कर रही? जी सर बिल्कुल आपकी जो बातें हैं उनको हम बिल्कुल समझते हैं कि इस मुद्दे पर शायद इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा ज़रूर बात करने लायक है और ये पूछना सवाल हम सभी को चाहिए कि क्यों जब उनका क्वारंटीन का पीरियड खत्म हो गया है और जब उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं तो क्यों उनको वहां से रिहा नहीं किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं और सबका अपना अलग अलग उसमें मानना हो सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर एक सेक्ट हमारे भारत में अलग अलग तरीके के सेक्ट्स हैं, सबकी अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी तरीके के भेदभाव का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। यहाँ पे अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आपकी ये पीआईएल आपने दायर की तो उसके बाद में कोर्ट की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है? देखिए, हमने 5 तारीख को पिटीशन तैयार की, 6 तारीख को नोटिस वगैरह जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन चली गई, केजरीवाल साहब को भी चली गई कि हमारी पीआईएल फाइल हो रही है। क्योंकि इसमें जो हमारा मेजर रिलीफ है, मेजर रिलीफ में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें यही है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 14 दिन से ज्यादा हो गए, 40 दिन तक, उनको छोड़ा जाए। तो जब ये इनके पास इंफॉर्मेशन चली गई तो केजरीवाल साहब चूंकि एक श्रूड पॉलिटिशियन है और मैं कहूँ गंदे पॉलिटिशियन है तो बुरी बात नहीं होगी। इन लोगों ने अपनी इस गंदी जहनियत को क्या दूसरा वो काम किया कि 6 तारीख की रात को 7:15 बजे ने ट्वीट किया। केजरीवाल साहब ने 7:32 पे ट्वीट किया और ये कहा कि हमने दिल्ली के 4000 तबलीगी जमाती जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनको छोड़ने का ऑर्डर कर दिया है। पहली बात तो फैक्चुअली गलत था। 3280 लोग हैं, 4000 उन्होंने किस आधार पे कह दिया जी। 800 लोगों की संख्या उन्होंने किस आधार पे बढ़ाई? कोई बात नहीं, चलिए आपने बढ़ा दी, आपकी जो भी कोई जहनियत रही। 6 तारीख की शाम को 7:32 पर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर पावरलेस तो नहीं है? जब ये ऑर्डर कर रही हमने छोड़ दिया तो 6 तारीख को छूट जाने चाहिए थे, 7 तारीख को छूट जाने चाहिए थे, 8 तारीख को छूट जाने चाहिए थे। नहीं छोड़े हैं अभी तक भी। इसमें इनका नतीजा क्या हुआ? जब 7:32 पर इनका ट्वीट यहां आ गया, चूंकि हम मेन रिलीफ यही मांगने जा रहे थे, साथ में एसोसिएटेड रिलीफ थे, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के 2 लोग मौत हुई उनके, इनको क्यों रखा गया? तो मेन रिलीफ जो हमारा था इनको छोड़ा जाए, तो हमने सीएम साहब की इस बात पे यकीन किया कि सीएम साहब ने ट्वीट दिया इसका मतलब छोड़ देंगे अब इनको। हमने पीआईएल को प्रेस नहीं किया अगले दिन ऑनरेबल कोर्ट के सामने, क्योंकि जो वर्चुअल हियरिंग आजकल चल रही है उसमें हमने सबसे पहले मंजूर करवाना होता इसकी अर्जेंट हियरिंग को, अर्जेंट हियरिंग के एप्लीकेशन को। हमने उसको प्रेस नहीं किया कि जब रिलीफ जो मांग रहे थे हो गया तो हमारी पिटीशन जो इनफ्रक्शियस बन गई। जब पिटीशन इनफ्रक्शियस बन गई तो देयर इज नो फन एंड नो पर्पस इन प्रोसीडिंग विद द पिटीशन, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया।
ये उम्मीद के साथ कि केजरीवाल साहब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल झूठ नहीं बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। अभी तक भी उन लोगों को रिलीज नहीं किया। कल रात में 11:30 बजे मेरे पास फिर वहां से मैसेज आता है सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर से, जो ये बताते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद में रात मैंने फिर एक लाइव चलाया। उस लाइव के 2 मिनट बाद ही मेरे पास एक फोन आता है कि जी 30 लोगों को नरला सेंटर से छोड़ दिया गया है, और मेरा लाइव भी वहां से फेसबुक से डिलीट करवा दिया। किस तरह से करवा दिया गया मुझे नहीं पता। बहरहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस है कि इंसाफ हो जाए, ह्यूमैनिटी की जो चीज है, ये ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, ये ना हो, लोग अपने घरों में चले जाएं। लोग जो उनके फैमिलियां परेशान है, आपने शुरू में कहा कि उनके पास हो सकता है खाने को भी पैसे ना हो, क्योंकि रोजगार तो किसी का है नहीं। किस तरह से फैमिलियां कर रही होंगी, किन चीजों से वो लोग दो चार हो रहे होंगे, तो सब लोग अपने अपनी फैमिलियों के पास चले जाएं। हमारा ये एक मकसद था। इस मकसद के तहत में हमने इनकी बात पे यकीन किया, और अब हम आपके माध्यम से ये बात बता रहे हैं कि अगर आज का दिन इनके पास है, आज छुट्टी है, कोर्ट की भी छुट्टी थी, हम प्रेस नहीं कर सकते थे, कल की भी छुट्टी रहेगी। कल तक अगर सारे लोग अपने अपने घरों में नहीं गए, उन लोगों के अलावा जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ऑनरेबल कोर्ट से छुड़वाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। जो भी कुछ कार्रवाई है वो लीगल चीजें अलग हैं। अगर सारे लोग अपने अपने घरों को नहीं भेजते केजरीवाल साहब ने, तो मंडे को इंशाल्लाह हम इसमें ये वाली तरमीम करके 3 ग्राउंड और इसके अंदर बढ़ा के कि किस तरह से इन्होंने हमारी पिटीशन को इंफ्रेक्शन बनाने के लिए काम किया और हमें रोका ऑनरेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से, और हम अब क्यों मजबूर हो रहे हैं खटखटाने के लिए, हम ये पिटीशन दोबारा फाइल करेंगे मंडे को। जी, जी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, और आपने पहले पीआईएल दायर की, उसके बाद में जो जब इसकी जानकारी आप बता रहे हैं कि जब दिल्ली गवर्नमेंट को पहुँची, तो शाम को ही उनकी तरफ से कहा गया कि हम 4000 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों को छोड़ रहे हैं। लेकिन 6 तारीख को ट्वीट के बाद, 6 तारीख की रात की ट्वीट के बाद आज 9 तारीख तक भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आप बता रहे हैं कि आपने इससे जुड़ा हुआ एक लाइव किया था फेसबुक पर, जो कि डिलीट कैसे हुआ वो आपको भी नहीं उसमें पता है। इसके साथ-साथ में एक और मुद्दा जो यहाँ पे आप ही के फेसबुक पे मैंने देखा, वो है जो मौलाना साद की ऑडियो रिकॉर्डिंग के जो डॉक्टरेट होने का मामला आपने लिखा है अपने फेसबुक पेज पर, वो क्या है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज छापी जिसमें ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जो मौलाना साहब की पहली वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसको मीडिया ने चलाई और जिसको आधार बना के तमाम ये बवंडर किया गया, जिसको आधार बना के केजरीवाल साहब ने एफआईआर का ऑर्डर किया गया, और जिसको आधार बना के एक बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता के तहत या सांप्रदायिक मानसिकता के तहत, सांप्रदायिक राजनीति के तहत, एक शाब्दिक आतंकवाद के तहत ये तमाम मीडिया में एक नैरेटिव चलाया गया। उस ऑडियो क्लिप के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट छापी है दिल्ली पुलिस के हवाले से कि वो जो ऑडियो क्लिप है वो डॉक्टर्ड है। उसमें कई सारी क्लिपिंग को जोड़ा गया है काट काट करके, और ये बात हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस का या तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का पूरी तरह से कोऑपरेशन करना चाहते हैं, कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है हमारे भारत के कानून पर, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर, कि इम्पार्शियल फेयर इन्वेस्टिगेशन होने पर हम बिल्कुल साफ और पाक वहां से निकल के आएंगे, ये हमारा यकीन है। और जब इस ऑडियो के बारे में क्वेश्चन किए गए तो हमने इसके बारे में हमेशा ये कहा कि पहली बात तो इस ऑडियो क्लिप के अंदर कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये ऑडियो क्लिप कभी और की ऑडियो क्लिप है, और ये मौलाना साहब की ऑडियो क्लिप है, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। तो अब ये जो चीज निकल के आ रही है कि साहब छोटी छोटी क्लिपों को जोड़ा गया है, यानी कि ये क्लिप इस कोरोना वायरस से पहले की जो उनके स्टेटमेंट है, जो उनकी स्पीचेस है, वहां से इस क्लिप को लेकर के जोड़कर ये इस वक्त में चलाया गया। तो बेसिकली जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, उस वक्त केजरीवाल साहब इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने उनका साथ दिया उन संकीर्ण और उन सांप्रदायिक मीडिया हाउसेस ने, जिनका बाकायदा नैरेटिव चला के उन्होंने ये पूरे का पूरा काम किया। तो हमारी अपनी जो हमने डिमांड की इस चीज के आधार पर यह कि केजरीवाल साहब को इसमें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, और उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए जिन लोगों ने ये सांप्रदायिक, ये राजनीति के तहत, सांप्रदायिक नैरेटिव के तहत ये वाली रिपोर्टिंग चलाई, पूरे देश को बांटने का काम कर दिया। जी,
यहाँ पे एक और सवाल आपसे ये कि आप बता रहे हैं कि अभी एक रिपोर्ट का हवाला देके आपने बताया कि जो मौलाना साहब की जो ऑडियो क्लिप थी, जो विवादित ऑडियो क्लिप थी, उसको डॉक्टर्ड होने की बात आ रही है सामने, और शायद ये जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आई है। दिल्ली पुलिस के हवाले से सामने आई है ये रिपोर्ट? ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। जी, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से छापी। इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कही है। लेकिन क्या आपको कहीं इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इस समय रूलिंग पार्टी में बीजेपी है और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में है, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं ये इंटर पार्टी पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि अभी फिलहाल जब क्योंकि हमारे पूरे देश में जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी भी है, जो बीजेपी भी है, उस पर भी अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि उनकी कुछ नीतियां धार्मिक सौहार्द के अगेंस्ट कुछ लोगों को लगती हैं और शायद कुछ रही भी हैं। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि ऐसे समय में दिल्ली पुलिस बिल्कुल ऐसे ही अनमौके पे जब आप लोग बात कर रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोगों को वहां से छोड़ा जाना चाहिए और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, फिर भी उनके साथ में पॉजिटिव लोगों को लाके आपने बताया कि ऐसा क्लेम किया गया कि रखा जा रहा है और लोगों की मियाद 14 दिन की थी, लेकिन अब 40 दिन तक लगभग कई सारे लोगों की हो गई है और 14 दिन की तो लगभग सभी की पूरी हो गई है। तो ऐसे समय में जो मौलाना साहब के वीडियो के डॉक्टर होने की रिपोर्ट सामने आना, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेम हो सकता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का? देखिए, मैं वकील भी हूँ और मैं 25 साल से पुलिस की फाइलें लगातार हम पढ़ते हैं। जब कोर्ट के अंदर हम बहस करते हैं या ट्रायल करते हैं या अपील में जाते हैं, कभी पुलिस की तरफ से कभी पुलिस के खिलाफ, तो लगातार हमें सब चीजें देखने को मिलती हैं। मैं दिल्ली पुलिस के लिए खासतौर से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बात मैं कर रहा हूँ आपसे, कि दिल्ली पुलिस ज्यादातर केसेस को बल्कि मैं कहूँ 90% से ज्यादा केसेस को बिल्कुल सही ओपन करती है, बिल्कुल सही ओपन करती है 90% ज्यादा केसेस को। कहीं पर दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव भी होते हैं, कुछ और दबाव भी होते हैं, तो कहीं पे कुछ गलतियां हो जाती होंगी। और जो हमारे देश का सिस्टम है वो इसीलिए बना हुआ है ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन को फिर ऑनरेबल कोर्ट देखेगी कि वो इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या नहीं हुई है, और इसीलिए डिस्चार्ज करने का भी ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है, यानी ट्रायल की चलने की नौबत ही ना आए। अगर कोर्ट को लगता है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई है तो डिस्चार्ज कर देती है कोर्ट, और कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ जान है तो फिर ट्रायल के लिए मौका होता है। ट्रायल में फिर वकील करने की पूरी परमिशन होती है। वो पूरा एक प्रोसीजर है ताकि सच बिल्कुल छन करके बाहर आ जाए, सच क्या है झूठ क्या है। तो ये हमारी एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जो राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहां पर राजनीति करती है कहां पर नहीं करती है, मैं इस चीज को राजनीति से दूर रख के एक बात मैं कर रहा हूं। राजनीति देखिए कहां पर हुई, राजनीति हुई जब इस बीमारी को एक मुस्लिम बीमारी का नाम दे दिया गया, यहां पर ये राजनीति थी। जब इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया कि कोरोना वायरस चाइनीज से ना करके जैसे मुसलमान में फैला दिया गया हो, ये राजनीति थी। ये राजनीति थी जब इसका बहाना बना करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया, ये राजनीति थी। और इस राजनीति को चला केजरीवाल साहब ने, एफआईआर भी करवाई, फिर उस चीज को ले लिया मीडिया हाउसेस ने। अब मीडिया हाउसेस ने जो ये वाली पॉलिटिक्स कली ये की, ये नैरेटिव चलाया। अब ये किन लोगों के इशारे पे किया, किन लोगों के इशारे पे नहीं किया, ये एक जांच का विषय है। इसमें बाकायदा एक हाई कमेटी, हाई लेवल कमेटी इसमें फॉर्म होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सब किसके करने से हुआ, किसके कहने पर हुआ। और हमें पूरा यकीन है कि जब ये चीजें होंगी तो इसमें राजनीति कहां पर हुई है वो सबका सब कुछ खुल के आ जाएगा। अब ये रिपोर्ट अगर डॉक्टर आ रही है तो इस रिपोर्ट को कहना कि साहब ये राजनीति से प्रेरित है, ये कैसे हो सकता है? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आ रही है ना चीज। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही कुछ चीजों को, सुनिए मैं शॉर्ट करता हूं, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही कुछ चीजों को मान लेना, प्रिज्यूम कर लेना, ऐसा ही है जैसे फलाना साहब सब कहां हैं, फरार हैं, तबलीगी जमात आतंकवाद है, तबलीगी जमात फिदाई तैयार कर रही है, तबलीगी जमात कोरोना वायरस फैला रही है। ये सब एजम्पशंस थे, और ये एजम्पशंस थे ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रेड। ये थी राजनीति। अब कोई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कोई रिपोर्ट आती है, वो राजनीति से कहां से प्रेरित हो गई? तो ये दो चीजें हैं।
अब इसमें केजरीवाल साहब बड़े उससे करेंगे साहब कि साहब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये राजनीति के तहत ये वाली रिपोर्ट करवा दी। आप अपनी लैब में करवा लीजिए साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन, आप दूसरी लैब में इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, लैब तो बहुत सारी है ना, आप करवाइए इन्वेस्टिगेशन, किसने मना किया आपको? मैं एक बात को कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देखिए ये बीमारी कोरोना वायरस ये किसी ने इजाद नहीं की, इस बीमारी को कोई जानबूझकर बढ़ा भी नहीं सकता। ये बीमारी को पकड़ने की, इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, इसको कटल करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियों का वो ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना चाहती है, और यही तो पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, इसी को तो गंदी पॉलिटिक्स कहते हैं, और क्या है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस मुल्क में गंदी पॉलिटिक्स को ही पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा है, जबकि राजनीति शास्त्र की तो हमने पढ़ाई की थी, हमने तो ग्रेजुएशन किया राजनीति शास्त्र, उसमें तो कुछ भी ऐसी गंदी बात नहीं है। लेकिन जो गंदे तरीके से किया जा रहा है, बेसिकली इन लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए, जिसमें केजरीवाल साहब के खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए, और जो दूसरे अहदेदार हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और जो मीडिया हाउसेज हैं जिन लोगों ने ये वाली पॉलिटिक्स की और नैरेटिव चलाया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। जी, शायद अली साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि आपने जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी उसमें आपने कहा था कि सुल्तानपुरी सेंटर में 2 लोगों की भूख से मौत हो गई, और फिलहाल क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए बहुत से लोगों का ज़ाहिर तौर पर रोज़ा चलता होगा, और तो वहाँ रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान अब कैसे खाने पीने के इंतज़ाम है वहाँ पे कोरोना वायरस क्वारंटीन सेंटर में फिलहाल? देखिए अभी की जो हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी उनको प्रॉपर खाना आ रहा है, जैसा खाना एक आम इंसान के लिए होना चाहिए, जिंदा रहने के लिए जैसा खाना होना चाहिए ऐसा आ रहा है। तो जो बात सच है वो हम सच कहेंगे, हम ये नहीं कि साहब खाना अच्छा रहा उसको भी हम बुरा कहें, हमारे दिल में कोई किसी के लिए वो नहीं है, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। खाना आज की डेट में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सही आ रहा है जी। जो रोजदार हैं, रोजदारों को जिस तरह से रोजे का सामान मिलना चाहिए, शहरी का सामान मिलना चाहिए, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा आ रहा है, और इस चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम अथॉरिटीज के लिए जिनके हाथ में इस वक्त जिम्मेदारी है। जी, तो यहाँ चलते चलते आपसे फिर हम आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपका ये चाहेंगे कि आपने अपनी मांगे रखी कुछ, आपने कहा कि केजरीवाल सरकार की ये जिम्मेदारी है जो अभी फिलहाल जो क्वारंटीन सेंटर्स में जो मरकज और जमात से जुड़े हुए लोग हैं उनको उनकी मियाद पूरी होने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। इसमें आपकी जो पीआईएल अभी आपने बताया जो दायर की, उसमें आप बता रहे हैं कि अगर अभी संडे तक, जैसे केजरीवाल सरकार ने वादा किया है कि 6 तारीख को उन्होंने कहा था कि 4000 जमात से जुड़े हुए लोगों को छोड़ा जाएगा जिनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं, और उनको अब वहां रखने का क्या पॉइंट बनता है ये तो सरकार ही जाने, उसको जवाब भी सरकार को देना होगा कि किस बिना पर उनको इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया। यहाँ आपसे चलते चलते आखिरी मेरी ये आपसे क्लोजिंग कमेंट की गुजारिश रहेगी कि आप बता रहे हैं कि जो अगली आप पीआईएल की बात कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं छोड़ा गया, अगर मंडे तक नहीं छोड़ा गया, तो 3 पॉइंट्स जो आपने कहे थे कि कौन कौन से नए जोड़े जाएंगे उसमें, और आपके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं आपकी पीआईएल के, और क्या मेन उसमें डिमांड्स हैं, आपका क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए हमारे जो हमने पीआईएल में डिमांड की, पीआईएल में जो हमने डिमांड नहीं, जो प्रेयर की है वो प्रेयर है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में अभी तक रह रहे हैं वहां पर उनके 3 टेस्ट हो चुके हैं, उसकी मियाद क्वारंटाइन सेंटर की 14 दिन है, लेकिन उन लोगों को आप आज की डेट में 40 दिन तक हो गए, उनको फौरन छोड़ा जाए। एक डिमांड हमारी ये है। दूसरी प्रेयर हमारी ये है कि जो लोग 14 दिन से ज्यादा वहां पर रुके हैं उनको रोका गया है, किस तरह से रोका गया है इस पर एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट बनाए, उसकी इंक्वायरी करे कि जब गाइडलाइंस भारत सरकार की 14 दिन के लिए कहती हैं तो फिर उनको आखिर क्यों कर इतने दिन तक रोका गया। तीसरी प्रेयर हमारी ये है कि जो 2 लोगों की डेथ हुई क्वारंटाइन सेंटर में भूख की वजह से, उनकी एफआईआर हो उनकी मौत के लिए, उनकी मौत के खिलाफ, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है। ये 3 चीजें। अब जो इसमें 2-3 पॉइंट नहीं जुड़ेंगे वो ये जुड़ेंगे, अगर केजरीवाल साहब ने कल तक लोगों को अपने घर तक नींद पे पहुंचा दिया कि केजरीवाल साहब ने हमारी पिटीशन को इन्फ्रेक्शियस बनाने के लिए जो कोशिश की, 6 तारीख को ट्वीट करके और हमें मजबूर कर दिया कि हम पिटीशन अपनी ना फाइल करें, जब उनका ये ऑर्डर आ गया केजरीवाल साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का,
कि हम छोड़ रहे हैं, तो उन पर यकीन करना हमारी मजबूरी थी, हमारा फर्ज था उन पर यकीन करना, हमने उन पर यकीन किया। तो इस यकीन को जो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, उनको फिर भी नहीं छोड़ा गया। हमारी पिटीशन को इन्फ्रेक्शियस बनाने की जो उन्होंने कोशिश की, उसके अंदर एक ये पॉइंट लाया जाएगा। दूसरा, जो धोखा दिया उन्होंने, ये पॉइंट लाया जाएगा। और तीसरा, उन्होंने ये फिर भी ऑर्डर करने के बावजूद भी 3 दिन तक आपने उनको और क्यों रोक के रखा? जब ऑर्डर हो गया, मान लीजिए, चलिए ऑर्डर तक आपके पास कुछ जस्टिफिकेबल रीजन हो भी सकते हैं, ऑर्डर के बाद आपके पास क्या जस्टिफिकेबल रीजन है? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो सेक्शन 341 के अंदर पनिशेबल है, फिर क्यों ना उसके अंदर आपको सजा होनी चाहिए? तो इसमें क्या इसलिए क्या हम इसमें पनिशमेंट्स डिमांड होती हैं, करेंगे। क्या पनिशमेंट्स होती हैं इसमें? इसमें पनिशमेंट होती है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or both। और सेक्शन 342 में सजा है 1 साल तक की। Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or may both। तो इन दोनों सेक्शंस में, एक 341 में और 342 में, 1 साल तक की सजा है और 1 महीने तक की सजा है। तो इसमें जब सजा है तो इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनको जेल भी जाना चाहिए। जी, शाहिद अली साहब, हमसे बात करने के लिए, ईशाविल हिंदी को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बिल्कुल आपकी बात को समझते हुए सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, जिन लोगों का अपना टर्म पूरा हो गया है क्वारंटीन सेंटर का, उनके मामले को सरकार देखे गंभीरता से और जल्द से जल्द, अगर उनके खिलाफ कोई और मामला नहीं है पेंडिंग, कोई केस नहीं है, कोई लीगल इंक्वायरी नहीं है, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए और अपने घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए। देश में वैसे ही कोरोना वायरस के मामले इतने बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्वारंटीन सेंटर्स में जगह की भी कमी लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकती है। ऐसे में हजारों लोगों के बेड्स को इस तरीके से अगर ऑक्यूपाई करके रखना जायज नहीं लगता है, जबकि 3 बार उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं तब। और हमारे साथ जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग इस बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचाया जाना चाहिए कि किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर्स में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट्स हो रही हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट्स की थी कि जहां एक व्यक्ति को बताया गया कि उनकी रिपोर्ट आ जाएगी 48 घंटे में और उनको हफ्ते भर तक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और नहीं बताया गया कि उनकी रिपोर्ट्स क्या आई क्या नहीं आई। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के मामलों को सरकार कोरोना वायरस के समय गंभीरता से देखे और जिम्मेदारी से इसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि जब आने वाले समय में मामले अगर कोरोना वायरस के बढ़ने वाले हैं तो इस तरीके के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के मामले भी बढ़ने का डर जाहिर तौर पे बढ़ जाता है। तो आज से ही अगर सेट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू लॉ रहेंगी तो आगे भी एग्जाम्पल्स अच्छे सेट होंगे, तो जब मामले बढ़ेंगे तो किसी भी तरीके का अफरा तफरी का माहौल नहीं रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली जी, ईशाविल हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप बने रहिए ईशाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।